Hi guys, I'm Ashish and you watching me on Ashish Academy. So guys, today's lecture is very important जहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा API स्कोर के बारे में. एक्चुअली ये API स्कोर है क्या और कहाँ पर इसका यूज़ होने वाला है. अगर आप BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, फिर PhD करोगे, उसके बाद कभी ना कभी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है. ठीक है, अगर आपके लिए टीचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना करियर टीचिंग में बनाना चाहते हैं तो API स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो शुरू से ही आपको ध्यान देना होता है कि API स्कोर कैसे हम बेहतर बनाएं. जितनी ज़्यादा API स्कोर होगी आपकी, उतने चांसेस होंगे आपको कॉलेजेस में टीचिंग के लिए जाने का या यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग के लिए जाने का. सो गाइज, अब तक तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि API स्कोर जो है वो टीचिंग में इंपॉर्टेंट होता है. इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है. बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे या लेक्चरर के पोस्ट पे कह लो, तो कहीं पर भी आपको API स्कोर यूज़ होने वाला है. तो बेसिकली ये API स्कोर है क्या और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, अगर ये चीज़ें आपको पता चल जाती है अभी, तो आप क्या करोगे कि आप शुरू से ही ध्यान दोगे कि मुझे अपने API स्कोर को बहुत बेहतर बनाने हैं. खासकर जो स्टूडेंट्स MSc में हैं, जो स्टूडेंट्स PhD में हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, क्योंकि आप अगर शुरू से ध्यान दोगे तो आपके API स्कोर 90 के पार जाएंगे. एक्चुअली API स्कोर मैक्सिमम 100 हो सकता है. ठीक है, 100 में से अगर 90 प्लस है तब तो आप बहुत ही बेहतर API स्कोर होल्डर माने जाते हो. और जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी API स्कोर होगी उतना अच्छा आपका सिलेक्शन होने का चांस होगा at the post of assistant professor. So guys, it is very important to know about the API score, what is API score, how it is calculated, and what are the components of the API score, and what is basically the importance and how to increase your API score. Everything I am going to discuss in this lecture. So please guys, last तक बने रहें. सबसे पहले API score है क्या? API stands for Academic Performance Indicator Score. ठीक है, तो ये क्या है? अगर HRD मीन्स की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर आप इसमें कभी भी जाते हो, टीचिंग में जाओ या आप कहीं पर भी जाओ, तो कोई एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जिससे कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छे से वैलिडेट कर पाए. ठीक है, एसेस कैसे करेंगे? तो एसेस करने का ये एक टूल है. जो API है वो आपका टूल है कि आप टीचिंग में कितने अच्छे थे, क्योंकि हर कोई चाहता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, हर कोई चाहेगा कि आपके स्कोर अच्छे हों, आपके एकेडमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन अच्छी हो, आपके मार्क्स अच्छे हों, सब कुछ अच्छे हो. बेसिकली क्या, ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस अच्छे हो. तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर का स्कोर आपको एक यही चीज़ें बताता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट रहे हो पास्ट में. तो API स्कोर बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है जहाँ से कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होती है. लेकिन होने के लिए तो आप टीचर्स की भी कह सकते हो होती है, लेकिन हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. ठीक है, क्योंकि BSc, MSc और PhD अगर आपने कर ली तो अगर आप क्या करोगे, साइंटिस्ट के पोस्ट पे जाओगे या फिर टीचिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को ज्वाइन करोगे या लेक्चरर के पोस्ट को ज्वाइन करोगे. अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो API स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो API स्कोर वॉज proposed for teaching related activities and contribution to innovative teaching and new courses. अगर आपके किसी भी टीचिंग में जा रहे हो तो आपके इनोवेशन आपके API स्कोर से पता करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर जितनी अच्छी आपकी टीचिंग एक्टिविटी होगी, पार्टिसिपेशन होगी, जितने अच्छे आपके परफॉर्मेंस रहे होंगे, उतना बेहतर आप अपने कंट्रीब्यूशन कर पाओगे इन द फील्ड ऑफ टीचिंग. सो द मिनिमम API स्कोर रिक्वायर्ड बाय टीचर्स फ्रॉम कैटेगरी इज 75 आउट ऑफ 100. जैसा कि मैं बताया आपको कि अगर आपके API स्कोर बेसिकली लगा लो कि 50 से 60 के बीच में है तो पुअर माना जाता है. 60 to 70 है तो अच्छा माना जाता है कि ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री. अगर आपके 70 to 80 हैं तो गुड, 80 to 90 हैं तो वेरी गुड, और 90 to 100 है तो एक्सेलेंट. तो ये कैडर होता है बेसिकली API स्कोर का. ठीक है, तो API स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में, और इसके लिए एक अलग से गाइडलाइंस दी गई है, UGC गाइडलाइंस दी गई है. ये UGC गाइडलाइंस हर इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना होता है कि अगर आपको API स्कोर चाहिए तो आपके BSc में इतने मार्क्स चाहिए, MSc में इतने मार्क्स चाहिए, PhD में इतने मार्क्स चाहिए, पब्लिकेशन होनी चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए. सबको कंबाइन करके उन्होंने UGC ने गाइडलाइंस दिया है कि अगर आपके ये सारे अच्छे से बैठ रहे हैं तो आपके API स्कोर बहुत अच्छे बैठने वाले हैं. तो वो सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं. सबसे पहले देखते हैं कि एक वैकेंसी, ठीक है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने वाले हो, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो अपने PhDs में, तो कौन कौन सी पोस्ट आती है और कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली रिजर्वेशन का. तो रिजर्वेशन हाँ है, लेकिन जो रिजर्वेशन आपको बाकी जगह देखने के लिए मिलती है, जैसे MSc है, मान चलो MSc में आप जाते हो तो फिक्स सीट है. अगर DU में आप MSc दे रहे हो एंट्रेंस, तो आपको मान चलो कि 50 सीट्स है. 50 में से 25 उन्होंने जनरल के लिए दे दिया, जिसमें से EWS प्लस जनरल होंगे, तो 25 आपको क्या करेंगे, OBC SC ST में देंगे. लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है.
ठीक है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बैकलॉग वैकेंसीज जो हैं वो बैकलॉग वैकेंसीज आपके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अगर एससी का कोई कैंडिडेट था तभी क्वालिफाई नहीं किया तो वो सीट जनरल को नहीं देते हैं, वो आगे आने वाले पोस्ट में एडवर्टाइज कर देते हैं। ठीक है, यही एक कारण है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी में एससीज की सीट कभी कभी ज़्यादा मिलेगी, एसटीज़ की ज़्यादा मिलेगी, पीडब्ल्यूडीज़ की ज़्यादा मिलेगी, जनरल के 0 भी मिल सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि बैकलॉग के कारण। जैसे आप देखो यहाँ पे हम जूलॉजी की बात करेंगे बेसिकली, तो जूलॉजी नहीं, सॉरी, हम बॉटनी की बात कर लेते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, तो बॉटनी में आप देखो 7 सीट्स है टोटल, 7 में से एससीज की 0 थी, एसटीज़ की 0 थी, ओबीसी की 2 है, यूआर की 4 है ना। तो 4 2 6 प्लस 1 ईडब्ल्यूएस की है तो 7, ये 7 सीट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक यूनिफॉर्म नहीं मिलता है। कहने का मेरा बेसिकली अगर समराइज़ करूँ तो ये है कि यहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम बहुत ही अलग है। ठीक है, तो ये अलग रिजर्वेशन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बैकलॉग्स यहाँ पे आते हैं, बैकलॉग पोस्ट्स अगर खाली पड़ी थी तो उनको यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, देखो अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आज का लेक्चर जो भी होने वाला है आपको ये सारा असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के ऊपर है, तो अच्छे से ध्यान से देखें आप, क्योंकि अगर आप एमएससी कर रहे हो तब भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तब भी आपको आगे जाके बनना होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो बहुत जगह ये धाराएँ हैं कि अगर आपके पास पीएचडी है तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, है ना। कभी कभी आपको लगता होगा कि नहीं एमएससी के साथ नेट चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत हद तक सही है। देखो अभी क्या हुआ कि सरकार ने अभी जो गाइडलाइंस दिए हैं, जो यूजीसी ने गाइडलाइंस दी है, उसमें है कि अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो भी आप टीचिंग कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप टीचिंग कर सकते थे, लेकिन अब तो नेट मैंडेटरी कर रहे हैं वो। तो अब क्या है, देखो पीएचडी चाहे मैंडेटरी हो या ना हो, लेकिन पीएचडी हमेशा इनडायरेक्टली क्या होता है, मैंडेटरी होता ही है। कैसे? अब आप आगे जाओगे तो आपको दिखाई देगी। अभी के लिए हम ये देखेंगे कि मास्टर्स डिग्री विथ 55% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इज़ एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपके पास में नेट होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास में है तो ये कैडर 1 है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट का। लेकिन बी में देखो तो क्या लिखा है कि और पीएचडी डिग्री ऑब्टेन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, और फॉरेन। तो अगर आपके पास पीएचडी है या एमएससी प्लस नेट है तो आप क्या है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। ये क्राइटेरिया है। ठीक है, लेकिन अब क्या किया है, जो आप 2023 वाले गाइडलाइंस में देखोगे कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं यूजीसी। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं उनको नहीं होती है पीएचडी करने की इच्छा, तो वो भी आके पढ़ा सकें और हमारे डेवलपमेंट में पार्ट ले। तो अब देखो यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि एमएससी प्लस नेट या पीएचडी, जो कि अभी तक चली आ रही है, लेकिन पीएचडी को हटाने वाले हैं, नेट को मैंडेटरी तो है ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीएचडी अगर आप कर लेते हो तो आपको नेट एग्जाम्पशन मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कह सकते हो पीएचडी है तो आपके पास नेट अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या देती है, नेट एग्जाम्पशन देती है। तो आगे बात करेंगे हम कि कंपोनेंट्स ऑफ एपीआई क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में बेसिकली पार्ट लेती है। तो यहाँ देखो ए में क्या है कि एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमईडी और इक्विवेलेंट प्लस पीएचडी, इसके आपको मैक्सिमम क्या मिलेंगे, 30 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास जेआरएफ और नेट है या जेआरएफ या नेट है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके पास कोई अवार्ड है, चाहे स्टेट लेवल का अवार्ड हो, नेशनल लेवल का अवार्ड हो, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर का आपको 80% हो जाता है, चाहे बीएससी, एमएससी, पीएचडी कुछ भी कर लो आप, एमटेक कर लो, एमफिल कर लो, सब मिला के ग्रॉस जो है 80 से ज़्यादा नहीं होगा। रिसर्च पब्लिकेशन के आपको 10 मार्क्स मिलते हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चला कि समरी बेसिकली कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होता है बेसिकली एपीआई स्कोर में। लेकिन अब हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या क्या हमें बेसिकली चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 और एवब है तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 60 और उससे ज़्यादा है बिटवीन 80 तो आपको 13 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 15। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 या 80 से एवब है तो आपको 25 मिलते हैं, 60 है या 60 to 80 है तो आपको क्या मिलते हैं, 23 मार्क्स मिलते हैं। तो कितने हो गए, 25 एंड 15, दैट इज़ 40 मैक्सिमम अभी तक है। एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमईडी और इक्विवेलेंट है तो आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये 7 मार्क्स तब मिलेंगे जब आपके पीएचडी के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अगर आपके पास पीएचडी है तो ये 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे, पीएचडी के 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, जो 4th में लिखा है ना। या तो पीएचडी के ले लो या तो आप इन तीनों के ले लो, इन तीनों में से 7 मार्क्स ले लो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे आके ख़त्म होती है।
तो ये आपकी एकेडमिक सारी एक्टिविटीज़ की हो गई। अब आपके पास नेट विथ JRF है तो 7 नंबर, और अगर सिर्फ नेट है तो 5 नंबर। ठीक है। आपके रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स ईच, मैक्सिमम ऑफ 5। आपके पास 5 हो या 5 से ज़्यादा 50 हो, तब भी आपको 10 नंबर ही मिलने हैं। ठीक है। तो आप इस हिसाब से करो कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पब्लिकेशन में, अच्छी पब्लिकेशन हो, कम हो, ताकि आपको 10 मार्क्स मिल जाए, है ना। पब्लिकेशन तब मैटर करता है जब API स्कोर काउंट नहीं करता। ऑन द बेस ऑफ API स्कोर अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट लेना है तो API स्कोर में आपको 10 नंबर ही मिलेंगे रिसर्च पब्लिकेशन के, चाहे आप 5 पब्लिकेशन लेके आओ, चाहे 50 पब्लिकेशन लेके आओ, है ना। तो अब तक अगर हम मैक्सिमम काउंट करें तो देखो, फर्स्ट के 15, सेकेंड के 25, 40 हो गए। 7 नंबर हो गए जो ये है, इसको आप कैंसिल कर दो, क्योंकि PhD अगर है आपके पास तो ये अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो 40 + 30 70, और आपके 10 नंबर बेसिकली हो जाएंगे अवार्ड प्लस नेट के, जो एकेडमिक में ही काउंट होता है। तो 70 + 10 कितने हो गए, 80 हो गए। अब 10 नंबर आपके रिसर्च पब्लिकेशन के हैं, और 10 नंबर आपके यहाँ पे देखो टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के हैं। 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस कौन बैठा रहेगा, आप ही सोचो। अगर आपने PhD कर ली तो 5 साल पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होता, तो बेसिकली 2 नंबर होगा। तो मार्क्स हमारी डिडक्ट यहीं पे होते हैं। आप हर जगह ले भी आओ तो यहाँ पे आपके 2 4 6 नंबर तो कटेंगे, वरना तो 100 of 100 भी आ जाते हैं किसी के, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है PhD के बाद। तो अब अवार्ड की बात करो, देखो 3 2 5 नंबर मिलते हैं। 3 इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड के लिए, स्टेट लेवल का अवार्ड है तो 2 नंबर। तो ये ग्रॉस मिला के आपके 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसे मैं हूँ। ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, मेरे ग्रेजुएशन में 72% थे, तो मेरे 60 to 80 के बीच में आया, तो कितने आ गए, 13 मार्क्स। MSc में मेरे 60+ थे, तो यहाँ पे आप देखो तो 23 मार्क्स, 80 से कम थे मेरे, जनरली यही होता है। तो 23 + 13 = 36 मार्क्स आपके यहाँ तक हो गए। मेरे पास ये MPhil MTech वेमटेक कुछ नहीं है, PhD है मान के चलो, तो 30 मार्क्स मिल गए। 30 + 36 66 हो गए। 66 प्लस नेट विद JRF है मेरे पास, तो 7 नंबर। 66 + 7 73। पब्लिकेशन 5 आ गए, 73 + 10 83। प्लस अगर आपको मेरे पास पाँचों दोनों अवार्ड हैं एक एक, 73 + 1 78 + 78 हो गए। 78 + 10 मार्क्स इधर आ गए, तो 88। तो मान चलो कि 90 मोटा मोटी अगर देखो तो आपके बन ही जाते हैं। जो मार्क्स आपके कटते हैं बेसिकली वो MSc में करते हैं क्योंकि वो 80 से अबव किसी के 80 या उससे अबव तो किसी के नहीं होते हैं मान के चलो। तो यहाँ DU वाले अगर हो तो आपको 80 प्लस तो मिलेंगे नहीं ग्रेजुएशन में भी, तो यहाँ पे भी आपको मार्क्स कट ही जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करती है कि आपको कितने मार्क्स दे रहे हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छे मार्क्स देते हैं तो उनका बेनिफिट ये उठा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके पास PhD नहीं है तो आपके 30 मार्क्स कट जाएंगे। तो अब बताओ, अगर सरकार PhD मैंडेटरी ना भी करे तो क्या हमें PhD का फ़ायदा नहीं मिलता। PhD अगर आप कर रहे हो तो आपको 30 मार्क्स मिल रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द PhD इन योर API स्कोर। सो PhD मैंडेटरी ना हो के भी मैंडेटरी रहेगा, समझ रहे हो। नेट मैंडेटरी ना हो के भी मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि API स्कोर जो UGC गाइडलाइंस की है उसमें आपको 5 नंबर नेट के मिलते हैं, 7 नंबर नेट प्लस JRF के मिलते हैं, है ना। तो ये आपकी जो है मैंडेटरी होने ही वाले हैं। मैक्सिमम अगर देखो, जैसे आपको कैलकुलेट करके दिखाया, तो मेरे 93 API स्कोर बन जाएंगे अगर PhD मेरे पास है तो 93 तो बन जाते हैं, है ना। 93 तक तो बन जाएंगे। अगर 10 मार्क्स इसके काट दो, क्योंकि अभी तो PhD चल रही है मेरी, PhD खत्म, तो मेरे 88 बनेंगे, है ना। 88 या 84 86 बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। तो मैं भी अभी ये कह लो कि आप एक वेरी गुड API स्कोर के साथ खड़ा उतरूँगा अगर मेरी PhD हो जाती है तो। अगर नहीं PhD होती है, सॉरी PhD के बाद अगर आप मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो 10 नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। तो ये एक आपके पास ओवरव्यू मिला कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो इंटीग्रेटर है उसका स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो बेहतर बनाने की बात अगर हम करें तो सबसे पहले क्या आपको PhD करनी है तो 30 नंबर आपको API स्कोर में यहाँ पे सीधे के सीधे मिल जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ नेट JRF इंपॉर्टेंट है। नेट JRF आपको करनी ही करनी है MSc में। अभी से आप अलर्ट हो जाओ, अगर आपको API स्कोर बढ़ाना है तो आपको नेट JRF चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन आपको 5 चाहिए, 5 से ज़्यादा के लिए मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है। और टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आप PhD के रहते रहते अप्लाई करते हो तो ये 10 नंबर नहीं भी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। 1 साल भी हो तो 2-4 नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है 1-2 साल में, ठीक है। इसके ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नेट PhD पब्लिकेशन ये आपके हाथ में है, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके अपना API स्कोर बढ़ा सकते हो।
है ना। तो ये आज का लेक्चर था जिसको समराइज़ किया मैंने, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग लाइक करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। और आप बने रहें मेरे चैनल पे, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये आपको पैनल मिल रहा है जिसमें आप मेरे से सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, नाम चेंज हो चुका है मेरे चैनल का, तो आशीष एकेडमी है। एंड थैंक यू सो मच गाइज।